नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज जब मार्केट ने खुला तो मैंने देखा कि रुपया 20 महीने का लो तक पहुंच चुकी है। डॉलर का दाम 76 रुपया 22 पैसा तक नीचे गया और नीचे जाने का संभावना है और डॉलर 78 रुपया तक नीचे जा सकती है। लेकिन अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व टाइटनिंग के ऊपर जाएगा और अगले साल 3 बार ब्याज बढ़ाएगा तो 80 भी आ सकती है अगले साल। इससे पूंजी निवेश में क्या क्या असर पड़ेगा? पहला असर यह पड़ेगा कि भारत से बाहर डॉलर जाएगा और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका ही आमदनी बढ़ेगा। तो आपको उन स्टॉकों की चुनना है जिनका अर्निंग्स प्राइमरली डॉलर्स में हो। इसमें दो बड़े कैटेगरी भारत में है। एक कैटेगरी है तो आईटी स्टॉक्स और दूसरी कैटेगरी है फार्मा स्टॉक्स। इनमें से चुने चुने स्टॉक को आप खरीद सकते हैं और उनको आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन दोनों सेक्टर के बाहर भी ऐसे कोई बहुत स्टॉक्स हैं जो प्राइमरली एक्सपोर्ट मार्केट में डिपेंडेंट हैं। ऑटो में बजाज ऑटो का सेल्स में 65% बाहर इंडिया के बाहर से आ रही है। जब रुपया का दाम डॉलर के अगेंस्ट गिरेगी तो ये बजाज ऑटो को फायदेमंद होगा ही होगा और उनका अर्निंग्स भी बढ़ेगा। सो बजाज ऑटो भी एक स्टॉक है जिसका दाम आज बड़ा इतना ऊपर नहीं है, वैल्यूएशन इतना स्ट्रांग नहीं है और उस स्टॉक को आप आराम से खरीद सकते हो। जब मार्केट नीचे आएगी तो टीवीएस मोटर्स भी एक ऐसा स्टॉक है जिसका एक बड़ा हिस्सा का पैसा बाहर से आएगा, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया से पैसा आएगा। आपको एक कंपनी को बैलेंस शीट एनालाइज करके आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा ना उनका कितना इनकम आमदनी भारत के बाहर से आ रही है और उसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन आपको आईटी स्टॉक्स में केयरफुली चुनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर हैं और ओवर वैल्यूड हैं। मैंने पिछले साल पहले बार आपको कई बार सुझाव दिया कि आप इन्फोसिस को खरीदें, टेक महिंद्रा को खरीदें और विप्रो को खरीदें। अगर आप ये तीनों स्टॉक खरीदे हो तो उसको आप हाथ में रखिए कि अगले 2 साल में जब रुपया का दाम घटेगा इन स्टॉकों का वैल्यू और ऊपर जाएगा। अगर आप फार्मा के बारे में सोचें तो डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और ऐसा जैसा कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होंगी। लेकिन फार्मा में एक दिक्कत तो है ही, यूएसएफडीए इंडियन फार्मा कंपनी से आ रही हुई स्टॉक को बैन करती है। इसीलिए अमेरिका में सेल्स अफेक्ट हो सकती हैं क्योंकि अमेरिका एफडीए को एक प्रोटेक्टिव टूल के जरिए यूज करती है अपने फार्मा कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब वैल्यूएशन नीचे आएगा तो आप फार्मा खरीद सकते हो, आईटी खरीद सकते हो और ऑटो सेक्टर में बजाज और टीवीएस को खरीद सकते हो। लेकिन आज मैं जाऊंगा तो बजाज के साथ ही जाऊंगा। इसके अलावा जो भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं आप उन पर कंसंट्रेट करें तो आपको पैसा का इम्प्रूवमेंट होगा, आपका स्टॉक पिकिंग स्किल भी अच्छा होगा। दूसरा, जो सेक्टर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनका इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो आप अपने ग्राहक को दाम आप बढ़ने से हिचकिचाहट नहीं कर सकते हैं और अपना आप दाम बढ़ाएंगे। जब दाम बढ़ते हो लोगों कम आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे और सेल्स भी कम होगा। और इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जब अमेरिकन फेडरल रिजर्व अपना बॉन्ड टेपरिंग कम करेगी मार्च में और रेट्स इंक्रीज करना शुरू करेगी तो भारत के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो शक्तिकांत दास को भी पहले क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में रेट बढ़ने से वो हिचक नहीं सकते हैं और रेट बढ़ेगी। अगर फेडरल रिजर्व 0.75% से 1% अपनी रेट बढ़ोतरी करती है अगली साल तो रिजर्व बैंक को कोई चारा नहीं है 1 या 2.5% को अपना रेट बढ़ाने की। अगर रिजर्व बैंक ने चुप रहा और ऐसे ही अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी चलाते रही तो रुपया का दाम और नीचे जाएगा। इसका असर सोना चांदी में क्या होगा? सोना का दाम डॉलर की तरफ गिरता जा रहा है। ब्लूमबर्ग का ख्याल है कि पिछले 30 साल
सोने के लिए बहुत बुरा रहा। भारत में इतना बड़ा दाम गिरावट नहीं आएगा सोना में, लेकिन तो गिरावट आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा केस में रुपया भी घटेगा और रुपया के सामने गोल्ड इतना नहीं घटेगा, क्योंकि डॉलर के सामने गोल्ड भी गिरेगी और रुपी भी गिरेगी। अगर रुपी ज़्यादा गिरेगी तो गोल्ड की प्राइस नीचे आने का इफेक्ट कंप्लीटली नलिफाई होकर रुपी टर्म्स में गोल्ड और महंगा हो सकती है। लेकिन हमको ये सब पता लगाने में टाइम लगेगा। लेकिन ये तो असत्य सत्य है कि अमेरिका रेट बढ़ाएगा, इधर से डॉलर बाहर जाएगा, तो हमें इंडियन रुपी को ब्लाइंडली शॉर्ट कर सकते हैं। इंडियन रुपी को ब्लाइंडली शॉर्ट करने के लिए आपको इनडायरेक्टली आईटी कंपनी खरीद सकते हो, फार्मा कंपनी खरीद सकते हो। अगर मैं आपके पास अपना करेज हो तो डायरेक्टली करेंसी मार्केट में जाके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रुपी बेच भी सकते हो। तो इन सब को मिलाते हुए रुपी की डिप्रिसिएशन का इफेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ऐसा ही होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, जो मिडिल क्लास है, आम आदमी है, उसके लिए क्या होगा। अभी शक्तिकांत दास हमको बता रहे हैं होलसेल मार्केट में दाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटेल मार्केट में बहुत सस्ता है। हमको बेवकूफ़ समझते हैं, बोल रहे हैं कि होलसेल प्राइस ही बढ़ रहा है, रिटेल प्राइस नहीं बढ़ेगा। क्या व्यापारी इतना बेवकूफ़ है? मद्रास में होलसेल मार्केट कोयम्बेड में आएगा है, तो कोयम्बेड में जाके 1 किलो का सब्जी 140 रुपया लेकर वो रिटेल मार्केट में 100 रुपया में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? मुनाफा में ही बेचेगा। तो भारत में भी दाम बढ़ रहे हैं, तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं, और शक्तिकांत दास के पास और कोई चारा नहीं है बिना रेट इंक्रीज करें। जब रेट इंक्रीज करेगा तो मार्केट नीचे आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैंने जो स्टॉक्स आज डिस्कस किया वो खरीद सकते हैं आप। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।